Question 25th. With respect to the Indian Constitution, which of the following provisions have been derived from Government of India Act 1935? ये हम पहले कर चुके हैं कि 1935 एक्ट से हमने बहुत सारे प्रोविजंस लिए हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। तो फिर भी हम देख लेते हैं कितने हैं। ऑल ऑफ द अबव नहीं है, विच मीन्स एक तो पक्का गलत है इनमें से, चारों में से। तो अब इनको बारी बारी से करेंगे हम। सबसे पहले कैबिनेट सिस्टम, ठीक है। तो कैबिनेट वाला हमने लिया था ब्रिटेन से। कैबिनेट कहाँ से लिया हमने? ब्रिटेन से लिया है, 1935 एक्ट से नहीं लिया है हमने, ठीक है। मैंने आपको बताया था जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है हमारा पूरा, वो हमने ब्रिटेन से कॉपी मारा है, ठीक है। तो हमने ब्रिटेन से कॉपी किया है, 1935 एक्ट से नहीं किया है। उसके बाद में अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर, कि स्टेट के जो गवर्नर है उनको सेंटर अपॉइंट करेगी, ठीक है। तो ये हमने कहाँ से लिया है? ये हमने लिया था कनाडा से। कनाडा से लिया है हमने, क्योंकि देखो कनाडा का जो सेंटर है वो स्ट्रॉन्ग है अपने जैसे, उनका स्ट्रॉन्ग सेंटर है और उनका स्टेट जो है वो सेंटर के अंडर में आते हैं, ठीक है। तो कनाडा का जो सेंटर है वो स्ट्रॉन्ग है हमारे जैसे। इसको ऐसे याद करना, देखो मैं इसको ऐसे याद करती हूँ, सी से कनाडा, सी से सेंटर, स्ट्रॉन्ग सेंटर। तो अब देखो अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर, ये इसमें है, कनाडा से लिया हमने, 1935 से नहीं लिया। तो इसको आप कैसे समझोगे? क्योंकि देखो 1935 जो एक्ट है, आपने अगर ब्रिटिशर्स के टाइम वाला हिस्ट्री देखा है तो वहाँ पे क्या होते थे? गवर्नर जनरल होते थे, गवर्नर होते थे। तो वहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं था कि स्टेट का जो था हर स्टेट्स के गवर्नर्स हो रहे हो या जो भी है। तो ये हमने वहाँ से नहीं लिया है 1935 एक्ट से, ठीक है। ये हमने कनाडा से लिया है। तो थर्ड गलत है, फोर्थ गलत है। अब देखो एमरजेंसी प्रोविजंस हमने 1935 एक्ट से लिया था हमने एमरजेंसी प्रोविजंस। वहाँ पे ऐसा था कि अगर एमरजेंसी जैसा कुछ आ रहा है तो सारी की सारी पावर्स उसके पास ट्रांसफ़र हो जाएगी, गवर्नर जनरल के पास ट्रांसफ़र हो जाएगी सारी पावर। उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल और वो जो है ना, वो जितने भी जो इलेक्टेड है वो सब रिजेक्ट कर दिया जाएगा और सारी पावर्स ट्रांसफ़र हो जाएगी, ठीक है। तो हाँ, ये वाला 1935 से था एमरजेंसी प्रोविजंस। पर एमरजेंसी प्रोविजंस में फंडामेंटल राइट्स जो है वो अबॉलिश हो जाएंगे। ये कहाँ का था? ये जर्मनी से लिया है हमने, ठीक है। कि भाई फंडामेंटल, अगर इमरजेंसी आ रही है उसमें फंडामेंटल राइट्स हम अबॉलिश कर देंगे। तो ये कहाँ से लिया था? जर्मनी से। ये याद रखना, इसमें डिफरेंस है। इमरजेंसी प्रोविजंस कहाँ से? 1935 एक्ट से। और फंडामेंटल राइट अबॉलिश हो जाएंगे इमरजेंसी के टाइम पे, ये जर्मनी से, ठीक है। मतलब फंडामेंटल राइट सस्पेंड कर देंगे हम लोग इमरजेंसी में। तो ये हमने कहाँ से लिया था? जर्मनी से। फंडामेंटल राइट्स का सस्पेंशन जर्मनी से और फंडामेंटल राइट्स के प्रोविजंस 1935 एक्ट से, ठीक है। और फिर क्या है इसमें? जुडिशरी। जुडिशरी भी, एक सेकेंड रुको, पहले हम हटा दें, इस पर एलिमिनेट कर देते हैं। थर्ड हटाया, फोर्थ हटाया, फर्स्ट एंड सेकेंड सही है। जुडिशरी भी हमने कहाँ से लिया है? 1935 एक्ट से, ठीक है। तो कौन कौन सा सही है हमारा? फर्स्ट और सेकेंड, इमरजेंसी और जुडिशरी। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल डील्स विद एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा? तो स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, फोर्थ शेड्यूल अभी ऊपर करके आए हम लोग, ठीक है। तो इसमें तो बिल्कुल कोई दो राय नहीं है, आपको पता ही है। ये देख लेते हैं थर्ड वाले में। फिफ्थ में क्या था? वो TEAR स्केड्यूल्ड एरियाज। सिक्स्थ में TEARS टीयर्स ऑफ अदर टेरिटरीज। कौन से? ममता स्टेट्स, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, ठीक है। और थर्ड वाले में क्या था? टीयर्स, TEA एमोलमेंट्स वाला, ठीक है। तो फोर्थ में क्या था? राज्यसभा वाला। तो फोर्थ ही सही है इसमें। 27 देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एम्स एट एस्टेब्लिशिंग पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इन द कंट्री, ठीक है। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करने के लिए इनमें से कौन सा एम करता है? किसका एम है कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी हो? इन सब में से, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं, ड्यूटीज तो उसके लिए होता है, सिटीजन के बिहेवियर के लिए, सिटीजन्स का बिहेवियर, ठीक है, उनके लिए है ड्यूटीज। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी पूछा है तो ड्यूटी गलत है, ये इसमें भी ड्यूटी, ये भी गलत है, क्योंकि ड्यूटीज का नहीं है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी से। इसमें अगर ऐसे पूछता कि कौन कौन सा इन्फ्लुएंस कर रहा है और सारे ऑप्शंस होते तो इन्फ्लुएंस तो छोटी सी चीज़ भी कर देगी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को, पर ये सिटीजन के बिहेवियर से रिलेटेड है फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक है। उसके बाद में देखो फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। तो मेरे हिसाब से देखो DPS भी होना चाहिए, पर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करने का एम फंडामेंटल राइट्स का होगा,
क्योंकि जो डीपीएसपी है ना उनका एम हो सकता है, बट ये वो है जस्टिसिएबल नहीं है, ठीक है। अगर इनका वायलेशन हो भी रहा है तो, या फिर नहीं भी हो रहा है, अगर ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं तो वी कांट गो टू सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कि भाई इनको आप इम्प्लीमेंट करवाओ, ठीक है। तो ये नॉन जस्टिसिएबल है, तो इनका कोई मतलब, ये सिर्फ एक गाइडेंस है कि तुम स्टेट को ऐसे गवर्न कर सकते हो, ठीक है। तो सिर्फ गाइडेंस है और इसको मतलब पॉलिटिकल डेमोक्रेसी नॉन जस्टिसिएबल है तो कैसे आएगी, ठीक है। तो इसका आंसर होगा सी, ठीक है। ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है। क्यों? देखो, डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, ये जो फंडामेंटल राइट है ना, ये प्रोहिबिट करते हैं स्टेट को सर्टेन काम करने से, ठीक है। कुछ कुछ काम करने से, जैसे एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं कर सकते हैं और लोगों में डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है, अनटचेबिलिटी को अपोलिश करते हैं। तो ये जो है ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी प्रमोट करता है क्योंकि स्टेट को प्रोहिबिट करते हैं कुछ काम करने से, ठीक है। और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो नॉन जस्टिसिएबल है, ठीक है, लीगली एनफोर्सेबल नहीं है, तो उनका कोई मतलब नहीं है। जो लीगली इन्फोर्सेबल ही नहीं है तो क्या डेमोक्रेसी लाएंगे, क्या वो पॉलिटिकल में कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे जब वो एनफोर्सेबल ही नहीं है। तो डीपीएसपी नहीं होगा, फंडामेंटल राइट इज द करेक्ट आंसर। आगे बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 28, इंडियन पॉलिटी के रेफरेंस में बताना है हमें। 3 पॉइंट्स है और ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, ऑल ऑफ द अबव भी ऑप्शन है इसमें, ठीक है। सॉरी 28 में, द पार्लियामेंट सिस्टम ऑफ इंडिया इज लार्जली बेस्ड ऑन ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है, ये सही है। लार्जली यही है। एक तो ये वर्ड देखो, इन्होंने इतना पॉजिटिव वर्ड लिखा है इसमें, लार्जली बेस्ड, ठीक है, कि मोटा मोटा, कंप्लीटली बेस्ड नहीं लिखा, लार्जली बेस्ड, कि भी ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम से लिया हमने, तो ये बिल्कुल सही है। इतनी बार बताया मैंने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन पे, देखो इतने कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं इसमें। नेक्स्ट देखो, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन द डॉक्ट्राइन ऑफ सॉवरेनिटी ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, कि पार्लियामेंट्री सिस्टम जो इंडिया का है वो बेस्ड ऑन डॉक्ट्राइन ऑफ सॉवरेनिटी ऑफ द पार्लियामेंट। नहीं 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 नहीं, सॉवरेनिटी ऑफ द कंट्री, नॉट द पार्लियामेंट। ये हमने ऊपर भी किया था, मैंने आपको ऊपर भी समझाया था, ठीक है। क्योंकि पार्लियामेंट सोवरेन नहीं है, ये ब्रिटेन में होता है ये, ठीक है। ये ब्रिटेन का है कि पार्लियामेंट वहाँ का सोवरेन है, वहाँ का पार्लियामेंट जो मर्जी चाहे करे, जो मर्जी लॉ लाए, जो मर्जी एक्ट लाए, तो ये ब्रिटेन का पार्लियामेंट सोवरेन है। हमारा पार्लियामेंट सोवरेन नहीं है, हमारी कंट्री इज अ सोवरेन कंट्री, ठीक है, हमारी कंट्री इज अ सॉवरेन कंट्री, बट हमारा जो पार्लियामेंट है वो सॉवरेन अथॉरिटी नहीं है कि उसका जो मन में आए वो करे। क्यों? क्योंकि हमारे पास जुडिशियल रिव्यू है। अगर वो कुछ भी ऐसा एक्ट ला रहे हैं, आर्बिट्री एक्ट ला रहे हैं, तो जुडिशियल रिव्यू कर देगा। ये गलत है, ये पॉइंट ध्यान रखना। सॉवरेन कंट्री है, सॉवरेन पार्लियामेंट नहीं है। पार्लियामेंट के पास सारी अथॉरिटी नहीं कि जो मन में आए वो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एक बार को पहले सेकेंड कट हो गया ना, इसको कट करते हैं। देखो इसमें इसी में था, ये हटाया, फर्स्ट तो सही है ही, तो थर्ड हटाया, अब थर्ड देखना है। In India, the head of the state is elected, while the Britain head of the state is monarchical. अब head of the state कौन होता है? President, ठीक है। और head of the government कौन होता है? PM। इंडिया में वहाँ पे head of the state कौन है? monarchical। सही बात है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है, कि भाई वहाँ पे मोनार्की है और अपने यहाँ पे इलेक्टेड हेड है यानी प्रेसिडेंट। तो 1 एंड 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिशेस एन इंटीग्रेटेड एज वेल एज एन इंडिपेंडेंट जुडिशियल सिस्टम, ठीक है। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो एस्टेब्लिश करता है इंटीग्रेटेड और इंडिपेंडेंट जुडिशियल सिस्टम। सही बात है, ये मैंने आपको बताया भी था कि इंडिपेंडेंट फेडरल फीचर है और जो इंटीग्रेटेड है वो यूनिटरी फीचर है, ठीक है। तो ये वाला सही है। नेक्स्ट देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बीइंग फेडरल इन स्ट्रक्चर डिवाइड्स ऑल द पावर्स लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, फाइनेंशियल एंड जुडिशियल बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, ठीक है। ये कह रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का वो फेडरल है और ये डिवाइड करता है सारी की सारी पावर, ठीक है। कौन कौन सी? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव पावर, फाइनेंशियल पावर, जुडिशियल पावर बिटवीन सेंटर और स्टेट के बीच में, ठीक है, कि पावर ये डिवाइड कर देता है, फेडरल है। क्या ये सही है? ये गलत है, ठीक है। देखो, क्योंकि लेजिस्लेटिव पावर है डिवाइड की हुई है, एग्जीक्यूटिव है जैसे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, लोकसभा, राज्यसभा, ये सब अलग अलग बनाया हुआ है। फाइनेंशियल पावर भी है, टैक्सेस के बारे में मेंशन है कि कौन स्टेट असाइन करेगा या कौन सा एक्ट, कौन से कहाँ टैक्स स्टेट लगाएगा, कहाँ टैक्स
टैक्स सेंटर लगाएगा, 7 शेड्यूल में मेंशन है इनका सबका डिवीजन जो है, पर जुडिशियल पावर नहीं डिवाइडेड है। इसको बात को नोट करना अच्छे से कि जुडिशियल पावर नहीं डिवाइडेड है सेंटर और स्टेट में। इंटीग्रेटेड जुडिशरी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, ये सेंटर और स्टेट में डिवाइडेड नहीं है। क्योंकि देखो हाई कोर्ट है वो सेंटर और स्टेट दोनों के लॉज पे रिव्यू करता है, और जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी कर सकता है। अरे बात समझ में? तो ये इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, डिफरेंस नहीं है दोनों में। तो हमारा फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है। क्योंकि हमारे पास जुडिशियल में क्या बंटा हुआ है कि भाई ये हमारा ये आपका है, ऐसा नहीं होता है। हाई कोर्ट भी रिव्यू करता है सेंटर के लॉज को, कंप्लीट डिफरेंशिएशन नहीं है दोनों में, इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। आगे बात समझ में? तो फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है। नेक्स्ट देखते हैं। देखो ये वही है बोरोड फीचर, अपन को देखना है कि क्या बोरो किया हमने इनमें से। तो इसमें से हम लोग देखते हैं पहले। देखो पहला तो ये यहीं दिख रहा है मुझे, फ्रीडम ऑफ ट्रेड। नहीं, फ्रीडम ऑफ ट्रेड कहाँ से लिया था हमने? ये शायद हमने लिया था मेरे हिसाब से कनाडा से। हमने क्या लिया है पहले ये बता देती हूँ। कनाडा से स्ट्रॉन्ग सेंटर है हमारा। ऊपर हमने पढ़ा था कि गवर्नर को अपॉइंट करने वाला स्टेट्स के गवर्नर होगा, उसको अपॉइंट करने का जो फीचर है या उसको जो करेंगे वो कनाडा से लिया हमने। और रेजिडियरी पावर जो होगी वो सेंटर के पास होगी, ये भी हमने कनाडा से लिया है। तो ये याद रखना, सी से सेंटर, सी से कनाडा, ऊपर भी बताया मैंने। तो ये सारा सेंटर से कनाडा से रिलेटेड होगा। पर ये फ्रीडम ऑफ ट्रेड वाला यहाँ से नहीं है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड हमने लिया था ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है? फ्रीडम ऑफ ट्रेड ऑस्ट्रेलिया से। इसको कैसे याद करोगे? इसको ऐसे याद कर लेना, ट्रेड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है? हल्का हल्का थोड़ा अंदाजा ही लगाना है बस कि ट्रेड कहाँ से आया था, ऑस्ट्रेलिया से। उसके बाद में फिर देखते हैं, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से रिट्स लिए। हाँ, हमने रिट्स ब्रिटिश से ही लिया है, ठीक है? रिट्स वाला जो फीचर है वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से है। और ऑस्ट्रेलियन से क्या लिया हमने? कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है? तो ये भी मेरे हिसाब से सही होना चाहिए कि हमने जो कॉन्करेंट लिस्ट है वो हमने ब्रिटिशर से लिया है। और इसमें मैं बताती हूँ आपको और क्या लिया है इसमें। कॉन्करेंट लिस्ट लिया है और हमने इसमें लिया कौन सा, ये ऑस्ट्रेलिया वाला ना। ट्रेड तो ये आ गया, ये एक, ये दो, और हमने इससे लिया था जॉइंट सिटिंग, बोथ द हाउसेस, दोनों हाउसेस की जॉइंट सिटिंग भी ऑस्ट्रेलिया से। कॉन्करेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया से, फ्रीडम ऑफ ट्रेड ऑस्ट्रेलिया से, जॉइंट सिटिंग ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है? और क्या लिया था हमने? बस ये 3 चीज़ें याद रखना, मोटी मोटी यही 3 चीज़ें हैं कि ट्रेड ऑस्ट्रेलिया से आया है, कॉन्करेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया से आया है, और जॉइंट सिटिंग भी ऑस्ट्रेलिया से आया है। तो इसमें हमारा क्या हो गया? सेकंड गलत है ना, और सही कौन सा हमारा? फर्स्ट और थर्ड। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 31st। विच ऑफ द फॉलोइंग कमेंट्स ऑन द लीगलिटी एंड प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर? लीगलिटी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की, ठीक है? तो इसमें आंसर होगा कमेंट्स ऑन द। रिस्पॉन्सिबल नहीं बताया है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, किस पे साइन कौन करेगा। रिस्पॉन्सिबल तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया तो लॉ से रिलेटेड है। फाइनेंस कमीशन मतलब ये अटॉर्नी जनरल जो है वो एडवोकेट है गवर्नमेंट का। और ये जो है फाइनेंस कमीशन, ये लॉज बनाती है कि किसको कितना असाइन किया जाएगा, ऐसा मान लो। लॉज नहीं बनाती है, आई मीन एक्सपेंडिचर के बारे में बताती है, ठीक है? फाइनेंस कमीशन ये डिस्ट्रीब्यूशन और इस सब का ध्यान रखती है, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है। अटॉर्नी जनरल एडवोकेट का है, मैंने बता दिया। तो CAG कमेंट करता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है? इसका आंसर सी होगा। ये फैक्ट है, इसमें कुछ समझाने वाली चीज़ नहीं है कि फैक्ट है, CAG करता है। इसको CAG को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। CAG इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट अंडर हिज हैंड, वारंट एंड सील, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं 32nd। विच अमंग द फॉलोइंग इज रेफर टू एज गार्जियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? गार्जियन ऑफ द, ये देखो ये PYQ रिपीटेड है, ठीक है? ये पूछा हुआ भी है कि हु इज द गार्जियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो वैसे आंसर सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए, मतलब सुप्रीम कोर्ट होगा। अगर ये वाला ऑप्शन नहीं आए ना, बोथ A एंड C, तो सुप्रीम कोर्ट आंसर होता है, ठीक है? क्योंकि गार्जियन सुप्रीम कोर्ट ही है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो रिव्यू करता है उसको सेव करने के लिए। ओथ प्रेसिडेंट लेता है कि भाई प्रेसिडेंट की जो ओथ है ना उसके बारे में मेंशन है कि वो गार्जियन है कॉन्स्टिट्यूशन का, ऐसे करके। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है। अगर किसी एक का पूछे तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया करना है,
ठीक है, नहीं तो यहाँ पे बोथ ए एंड सी होगा क्योंकि दोनों ही गार्जियन है कॉन्स्टिट्यूशन के। आगे बात समझ में। नेक्स्ट देखते हैं 33rd, in which of the following judgment the Supreme Court ruled that constituent power of the Parliament under Article 368 does not enable it to alter the basic structure of the Constitution? केशवानंदा भारती केस, बेसिक स्ट्रक्चर इसी में आया था, इसी में आया था ना बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, केशवानंदा भारती केस 1973। ये तो बहुत ही बेसिक है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं विच अमॉन्ग द, अभी भी याद रखना बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो कहीं मेंशन नहीं है, ना कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, ना वो किसी एक्ट में है, ना किसी लॉ में है, ठीक है। ये जुडिशियल इन्वेंशन है। आगे बात समझ में। नेक्स्ट देखते हैं 34th, who among the following were a member of drafting committee of the constituent assembly? ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, ठीक है, जो मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो ड्राफ्टिंग कमेटी है उसमें से इनमें से मेंबर कौन कौन था, क्या हमें बताना है। तो इसके अंदर ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन है, तो देख लेते हैं पहले। देखो ये थोड़ा सा फैक्चुअल पार्ट है, इसमें समझाने वाला कुछ भी नहीं है कि ड्राफ्टिंग कमेटी कौन, उसमें कौन कौन था, बस ये थोड़े नाम याद करने वाले हैं। मेरे हिसाब से इतना डिटेल में पूछेंगे नहीं, मतलब फिर भी नाम याद होने चाहिए आपको कि ड्राफ्टिंग कमेटी में कौन कौन थे। तो ये सारे ही थे, B.R. अम्बेडकर, मोहम्मद सादुल्ला और ये गोपाल स्वामी और ये B.L. मित्तर, ठीक है। अब इनके अलावा और कौन था मैं आपको बता देती हूँ। ये अलादी कृष्ण स्वामी है ये, और उसके बाद में K.M. मुंशी, एक थे D.P. खेतान, कितने हो गए, कितने मेंबर थे मेरे हिसाब से उसमें थे 7 मेंबर्स, कितने 4 और 5 6 7, ठीक है, इतने मेंबर्स थे। तो ये याद करने वाला पॉइंट है, तो इसको आपको याद ही करना पड़ेगा कि कौन कौन थे। मेरे हिसाब से इतना डायरेक्ट नहीं पूछते हैं, थोड़ा सा सेंटेंस में पूछ लेंगे, पर फिर भी आप याद कर लेना इनको, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 35th, विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वर एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट से कौन सा DPSP ऐड किया है, ठीक है। 3 पॉइंट्स है, 3 सेंटेंसेस है और ऑल ऑफ द अबव भी ऑप्शन में है। अरे बात समझ में। तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन 35th, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वर एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट, इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग DPSP वॉज एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट। कब हुआ था ये एक्ट? 1976 में, इंदिरा गांधी जी के टाइम में, और ये एक ही बार था जब प्रिएम्बल अमेंड किया गया था, ठीक है। ये फर्स्ट टाइम और लास्ट टाइम था जब प्रिएम्बल अमेंड किया गया था 75 ईयर्स में। आगे बात समझ में। इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए थे इस अमेंडमेंट में, ठीक है। अब देखते हैं इसके पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स है, तीनों में से बताना है। तो सबसे पहले इसमें होगा, ऑप्शंस देख लेते हैं एक बारी। ऑल ऑफ द अबव नहीं है इसमें, है ये रहा, ऑल ऑफ द अबव है इसमें, तो मतलब सारे भी सही हो सकते हैं, पर फिर भी हम देखेंगे। टू सिक्योर अपॉर्चुनिटीज ऑफ हेल्थी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। स्टेट टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन इनकम, स्टेटस, फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। ये मैं बताती हूँ आपको, ये आर्टिकल 39 में है, ये 39A है। ये किया गया था और ये भी किया गया था, ये दोनों तो पक्का है। इसको पता है मैंने कैसे किया, मैं बताती हूँ आपको। इसको मैंने ऐसे याद किया है, डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, हेल्थी चिल्ड्रन। इंदिरा गांधी एज अ मदर हम लोग मानते हैं उनको, और उन्होंने चिल्ड्रन के बारे में सोचा, मैंने तो इसको ऐसे याद किया था, आप इसको अपने जैसे मन करे वैसे याद करो। तो ये उन्होंने ऐड किया है ऐसे हिसाब से। और दूसरी चीज़ ये कि वो इनइक्वालिटीज़ मिनिमाइज़ करना चाहते थे इनकम में, स्टेटस, फैसिलिटीज़ और अपॉर्चुनिटीज़। ये 39 में ना बहुत सारे पॉइंट्स, उसमें 39A में डायरेक्टली ऐसे मेंशन है, तो ये उस हिसाब से है। तो 39A, और ये तभी होता है जब अमेंडमेंट और करके करते हैं ना हम लोग, कोई पार्ट ऐड करना होता है तब ऐसे कैपिटल लेटर्स यूज़ करते हैं हम। तो फर्स्ट भी है, सेकंड भी है। थर्ड देखते हैं, इट रिक्वायर्स द स्टेट टू प्रमोट वॉलंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनॉमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में कब ऐड किया गया था, या फिर ओरिजिनल में था, ये देखो आप, ठीक है। तो ये जो है कोऑपरेटिव्स वाला,
एक सेकेंड मैं आपको बताती हूँ। ये है 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011, ठीक है। और ये ऐड किया गया था 43B में। इसको मैंने ऐसे याद किया है कि देखो पहले इतना था नहीं ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, और ये मतलब 1991 से पहले, एलपीजी रिफॉर्म से पहले इतना कुछ था नहीं। फिर बाद में जैसे जैसे ये ग्रोथ हुई इंडिया की, उसके बाद में ये आया कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। और इसके बारे में अगर अमेंडमेंट किया है तो कब किया था? 2011 में। ऐसे बहुत सारे अमेंडमेंट किए कोऑपरेटिव से रिलेटेड। जो अमेंडमेंट हुआ है ना फंडामेंटल राइट्स में भी किया है इन्होंने, ठीक है, कि भाई राइट टू फॉर्म एसोसिएशन कॉपरेशन आर्टिकल 19 में जो इन्होंने ऐड किया था, तो ये भी इसी अमेंडमेंट से हुआ है 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, ठीक है। तो इसमें इन्होंने कॉपरेटिव से रिलेटेड जो अमेंडमेंट्स किए हैं ना फंडामेंटल राइट्स में और डीपीएसवी में, वो इसी अमेंडमेंट से हुआ है 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। तो ये याद रखना। तो ये थर्ड गलत है, इस अमेंडमेंट से नहीं हुआ, ये फर्स्ट और सेकेंड सही है। तो ये चैप्टर फिनिश हो गया हमारा। नेक्स्ट चैप्टर है अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ये नेक्स्ट